हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम इस वीडियो के अंतर्गत कर रहे हैं, ये कलाम सीकर कोचिंग के थ्रू है। मॉडल पेपर यानी कह सकते हैं माइनर टेस्ट लिए गए थे। जैसे माइनर टेस्ट नंबर फर्स्ट है जो आपका ये 9 नवंबर 2024 को लिया गया था। इसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो किस प्रकार के पूछे गए थे वो हम इसमें देखेंगे वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, देखिएगा, अगर आप लेवल फर्स्ट से हो या सेकंड से हो, यानी 1 to 5 प्राइमरी वाले हो या 6 to 8 अपर प्राइमरी वाले हो, तो आपके 90 क्वेश्चन तो कॉमन आते हैं। ये चीज़ तो आपको मालूम हो चुकी होगी। जैसे CDP है, उसे 30 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों का सिलेबस सेम है, तो इसके 30 क्वेश्चन कॉमन है। यानी आप लेवल फर्स्ट का कोई मॉडल पेपर है तो भी देख सकते हैं, अगर लेवल 2 का है तो भी देख सकते हैं, दोनों ही लेवल वाले देख सकते हैं। इसी प्रकार चाहे आपने भाषा फर्स्ट हिंदी ली है या सेकंड ली है तो भी 30 क्वेश्चन कॉमन ही रहते हैं। बाकी भाषा सेकंड आपने अगर संस्कृत ली है तो उसके भी कॉमन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 90 क्वेश्चन होते हैं ना, ये दोनों के ही कॉमन होते हैं, चाहे आप लेवल फर्स्ट से हो या सेकंड से हो। इस चीज़ को ध्यान रखें। बाकी चेंजिंग आती है लेवल 2 में विशेषकर, क्योंकि जो 90 की बात है SST वाले होते हैं उनके 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के अलग हो जाते हैं। जो साइंस मैथ वाले हैं उसके 60 क्वेश्चन है वो अलग हो जाते हैं। तो इसमें EVS आती है, तो इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे कंटेंट EVS के, 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड। अगर मैथ की बात करें तो 20 क्वेश्चन कंटेंट, 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड। इस प्रकार ये डिवाइड कर रखें। तो मैं ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप चाहे लेवल फर्स्ट से हो या सेकंड से हो, मैं ये कह रहा हूँ जिन कॉमन क्वेश्चनों को तो किसी के भी दे रखे हूँ, आप देख लीजिएगा, बस ये है कहना। ठीक है, बाकी है देखिएगा लेवल 2 वाले की मैं बहुत जल्दी ही हो सकता है कल या परसों से आपके SST, क्योंकि ये छूट रहे हैं मुझसे। मैंने स्टार्ट किया था कि मैं 10 मॉडल पेपर डालूंगा, और वो भी अच्छे कलाम के। समय नहीं मिल पाया या मेरे पास ये मॉडल पेपर नहीं थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब आ गए हैं तो नीचे दो से आपको मिल जाएंगे सब। बाकी सभी चीज़ें आप देखते चलिएगा इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। और हालांकि कलाम के जितने भी मॉडल पेपर हो, माइनर टेस्ट हो, मेजर टेस्ट हो, आपको सभी लगाने ले चाहिए। मोस्टली आपके क्वेश्चन परीक्षा में इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो आपका पहला नंबर का क्वेश्चन है उसे देखिएगा। क्या पूछा है कि किसी बालक की वृद्धि के संबंध में सही कथन क्या है। तो इसमें वृद्धि के बारे में बताना है ना, यानी ग्रोथ। तो देखिएगा, ये कह रहा है ये अधिगम और अनुभव का परिणाम होती है, तो ये बात तो गलत है। सेकंड है, ये कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन होता है, ये बात सही है। इसी के द्वारा हमारी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, वृद्धि दिखाई देती है शरीर पर। ठीक है, बाकी शरीर में आंतरिक परिवर्तन है जिसका मापन नहीं किया जा सकता, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये शरीर की केवल गुणात्मक परिवर्तन है, ये भी गलत है, क्योंकि ये विकास के बारे में होती है ये कथन। बाकी इसमें से जो सही था वो हो जाएगा 2 नंबर। सही है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विकास का सिद्धांत नहीं है। अगर देखिएगा ये कह रहा है कि विकास नियमित न होकर लयात्मक होता है। ठीक है, ये कह रहा है। देखिएगा, हो सकता है ये ऑप्शन सही हो, हमें बताना है गलत। बाकी ये विकास वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं, तो ये बात सही है, क्योंकि हमारा विकास है वो स्पाइरल होता है, तो ये बात तो सही है। बाकी प्रत्येक जो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, तो ये भी बात सही है। ये कह रहा है बाद का विकास है प्रारंभिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये स्टेटमेंट गलत? इसलिए हो जाएगा, जो बाद का विकास है ना वो प्रारंभिक विकास से कम महत्वपूर्ण होता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे जो प्रारंभिक विकास होता है वो महत्वपूर्ण होता है, न कि आपके बाद का। ये स्टेटमेंट है, एज स्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, बाकी ये भी सही था कि विकास नियमित न होकर लयात्मक होता है, या जिसे रिथमिक बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये सही, ये सही, ये सही। गलत हो जाएगा 4 नंबर। तो हमने बता दिया, ये कहेंगे जो बाद का विकास है ना वो प्रारंभिक विकास से कम महत्वपूर्ण होता है। तो महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रारंभिक विकास, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित सही समूह कौन सा है। अगर देखिएगा, मैं सभी की विशेषता बताते चलता हूँ जितनी मुझे नॉलेज है। देखिए, उत्तर बाल्यावस्था यानी बाल्यावस्था की संचयी प्रवृत्ति पाई जाती है, ये इसकी विशेषता होती है। पर निर्भरता होती है ना, ये आपकी कहीं ना कहीं आपकी शेष अवस्था, यानी आप कह सकते हैं जो आपकी शेष अवस्था ही कहेंगे, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, अनुकरण ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता हो जाएगी। देखिए, खेलने की आयु है, ये निश्चित तौर से इसी की अवस्था की विशेषता है। विद्या परिपक्वता इसी की विशेषता है। समलैंगिक जो भी भाव होता है इसी की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर पे 2 ही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी और देखिए, वीर पूजा किशोरावस्था, दल में रहना, ये कह सकते हैं दल में रहना, या आपकी उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था की विशेषता। लड़ना झगड़ना ये आपकी किशोरावस्था में हो जाएगा। गंदी अवस्था, डर्टी एज किसे कहते हैं? तो डर्टी एज इसे छोड़िएगा, मुझे कन्फर्म याद नहीं है। ठीक है, निरुद्देश घूमना ये आपकी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। गैर सामाजिकता ये कहीं ना कहीं शेष अवस्था की विशेषता होती है। ओवरऑल हमने सभी देख ली हैं। इसमें से एक डर्टी वाली है ना, ये मुझे याद नहीं आ रही है। बाकी सभी इसमें से अगर हम सही देखें, 1 सेकंड रुकिएगा, इसे रब कर दो।
इसमें से अगर एक्यूरेट आंसर देखना हो कि कौन सा होगा तो फिर 2 ही नंबर था, क्योंकि ये उत्तर बाल्यावस्था की सभी विशेषताएं थी, खेलने की आयु, मिथ्या परिपक्वता और समलैंगिक जो भी भाव है, यानी लड़की लड़की का ग्रुप, लड़की लड़की का ग्रुप। मिथ्या परिपक्वता किसने कहा था, यानी झूठी मैच्योरिटी, ये आपके रॉस ने कहा था। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे झूठी परिपक्वता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे, चिंतन हो, तर्क हो या समस्या समाधान, ये सभी हमारे कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित होती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट है, ये 5 नंबर है, किशोरावस्था में मांसपेशियों का वजन है, कुल वजन का कितना होता है। तो लगभग में ये 42 से लेकर 45% होता है, लेकिन ऑप्शन में 45% दे रखा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कोलबर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बालक आत्मकेंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो देखिएगा, अगर आपने लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, जिसे मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं, इसमें 3 लेवल थे, 6 स्टेजें थी। तो इसमें जो विशेषता दे रखी है ना, जैसे बालक है वो आत्मकेंद्रित होगा, किसी के कार्य को करने में अपना ही लाभ देखता है, तो कहीं ना कहीं ये पहले यानी कह सकते हैं पहले चरण की दूसरी अवस्था, यानी पहले स्तर के दूसरे चरण, यानी मैं ऐसे कहूँ कि लेवल फर्स्ट होगा आपका, वो अवस्था नंबर 2, क्योंकि इसमें 2 अवस्थाएं आती हैं। पहली होती है जिसे बोलते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, जिसे दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था बोलते हैं, वो ये फर्स्ट होती है। सेकंड होती है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तो उसी को पूछा है इस स्टेटमेंट के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिएगा। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से पूर्व सक्रियात्मक अवस्था नहीं है, यानी जो चीनी प्याजी की 2 नंबर की अवस्था होती है ना, जो 2 से 7 वर्ष होती है, उसकी एक विशेषता नहीं है, वो बतानी है। देखिएगा, हम पढ़ते हैं कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, उसमें ईगो सेंट्रिज्म आती है, जिसे अहम केंद्रवाद बोलते हैं। जीववाद भी इसी में आता है, जिसे एनिनिज्म बोलते हैं। बाकी बात करें, ये दोनों ऑप्शन है ना, देखिएगा, वस्तु स्थायित्व है ना, जीन ब्याजे की पहले नंबर की स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी अवस्था होती है, तो उसकी विशेषता होती है। तो ये तो हो ही नहीं, क्योंकि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में नहीं है, वो चूज करना है हमें। तो एक तो ये हो गया जो नहीं है, क्योंकि ये तो सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषता है। पंक्ति बंधता, ये कहीं ना कहीं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हो जाएगी। तो इसके आंसर 2 होंगे। कैसे? जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है वो तो ये दोनों हुए, और जो संबंधित नहीं है वो हो जाएंगे ये दोनों ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 ऑप्शन दोनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी और नई अवधारणाओं के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसे बोलते हैं साम्य धारण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिब्रिएशन। जीन प्याजे की जो एसिमिलेशन होती है ना, जिसे आत्मसातीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन, और एक होती है एकोमोडेशन, जिसे कहते हैं समंजन। तो इन दोनों के मध्य में संतुलन का कार्य करती है ना, वो यही होती है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं साम्य धारण। ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म चयन कीजिएगा। देखिएगा, अगर आपने ये अवस्थाएं देख रखी होंगी तो ये कहीं ना कहीं एरिक्सन से संबंधित नहीं है, जिन्होंने मनुसामाजिक सिद्धांत दिया था। और मनुसामाजिक सिद्धांत में उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी? अपने जो सिद्धांत में 8 अवस्थाएं, जिनमें से हमेशा मैं 145 बताता हूँ, यानी यही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पेपर में बनती है। लेकिन इनकी विशेषताओं को लेकर क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, यानी जैसे विश्वास बनाओ अविश्वास अवस्था है, इसमें किसका भाव होता है, तो आशा का। तो ऐसा पूछा इन्होंने। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन बने नहीं है, लेकिन पूछा है तो देख लीजिएगा। इसमें से देखिए, ये तो सही है, विश्वास बनाओ अविश्वास में आशा होती है, पेड़ बनाओ दोष में उद्देश्य होते हैं, स्वायत्ता बनाओ लज्जा में इच्छा शक्ति होती है। लेकिन जो जन्नात्मक बनाओ स्थिरता है, इसमें प्रेम नहीं होगा। हमें क्या पूछा था? गलती। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रिजेज के अनुसार एक 12 माह के बालक में निम्न में से कौन सा संवेग दृष्टिगत नहीं होगा। शानदार मनोविज्ञान के रहे हैं ये ब्रिजेज। देखिए, ये कहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो उसमें केवल उत्तेजना होती है। ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है। अब ये पूछते हैं कि जो ईर्ष्या होती है वो कितने कह सकते हैं माह के बाद है ये बच्चे में दिखाई देने लग जाती है। तो देखिए, सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 12 माह के बालक में कौन सा संवेग दृष्टिगत नहीं होगा, तो आंसर होगा ईर्ष्या। और बाकी 12 माह तक आपके भय दिखाई देने लग जाएगा, कष्ट, क्रोध, ये चीज़ें दिखाई देने लग जाएगी बालक में। कुछ ना ये पूछा है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में कि ईर्ष्या कब बच्चे में दिखाई देने लग जाती है, यानी उसके स्वभाव में दिखने लग जाता है। तो ये 18 माह से लेकर 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का मतलब 24 माह।
तो आप देख लेना, ये आरपीएससी 2023 में ही पूछा है, 23 या 22 की परीक्षा में, यानी सेकंड ग्रेड में। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किशोर के सामाजिक व्यवहार में दृष्टिगत होता है, देखिए किशोर के सामाजिक व्यवहार में दृष्टिगत होता है क्या, विद्रोह की प्रवृत्ति, क्योंकि आज्ञा पालन तो करता ही नहीं है, ना उसमें स्टेबिलिटी होती है, कहीं रुके एक जगह, तो उसमें होती है विद्रोही प्रवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है, देखिएगा सतत होता है, यानी जैसे कंटिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं। ये प्रतिवर्ती प्रक्रिया है ना, ये नहीं होगी। ये कह रहा है कि इधर भी जाता है विकास, फिर वापस लौट आता है, ऐसा नहीं होता है। विकास ऐसा ना होकर कैसे होता है, संचयी प्रवृत्ति होती है, आपने देखी हो, स्पाइरल कहते हैं ना, उसमें ही संचयी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, एक विकास का सिद्धांत नहीं होता है, वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया है। अगर जीन पियाजे की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था पढ़ी है ना, उसकी एक विशेषता होती है कि उसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण होता है, बच्चा इधर भी सोच सकता है, इधर भी सोच सकता है, तो ये उससे संबंधित है, ना कि विकास से। तो ये तो होगा नहीं। एक गतिशील प्रक्रिया या डायनामिक है, ये बात सही है। ये पूर्वानुमान में है, ये बात सही है। प्रेडिक्ट कर सकते हैं विकास को, जैसे पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं, उस प्रकार इसका ये एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो 1 सही था, 3 सही था, 4 सही था, गलत हो जाएगा 2 नंबर। ये कह रहा है छद्म परिपक्वता की अवस्था या अवधि किसे कहते हैं, देखो बचपन को कहते नहीं है, पूर्व वाला अवस्था नहीं कहेंगे, उत्तर वाला अवस्था कहेंगे। ये किसने कहा था, ये रॉस ने कहा था। छद्म परिपक्वता कह दीजिएगा, जैसे स्यूडो मैच्योरिटी कहते हैं, या इसे झूठी परिपक्वता कह दीजिएगा, वो एक ही बात होती है। ठीक है, ये रॉस नहीं कहा था। बच्चा इसमें बड़े जो इंसान होते हैं या घर मेंबर होते हैं उसके जैसे कार्य करने लग जाता है, मतलब झूठी परिपक्वता दिखाता है, इस प्रकार का ये रॉस ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था, क्रो एंड क्रू ने कहा था। वॉटसन ने कहा था कि मुझे कैसा भी बालक दीजिए, जो चाहेंगे मैं उसे बना दूंगा, उसी माहौल में मतलब डालकर। तो ये स्टेटमेंट तो वॉटसन का है, लेकिन 20वीं शताब्दी है बालक की शताब्दी, ये क्रू एंड क्रो का है। नेक्स्ट देखिएगा, विकास इस प्रकार होगा, किस प्रकार, ये क्या लगेगा, सेपेलो समीपस्थ, ये तो होता नहीं है, और सेपेलो डिस्टल ये भी नहीं होता है, सेपेलो कोडल ये सही है, सेपेलो कोडल हो जाएगा। प्रॉक्सिमो कोडल नहीं होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। देखिएगा जब विकास पढ़ेंगे ना, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि विकास की दिशा को बताने के लिए हम 2 टर्म यूज करते हैं, कौन कौन सी, एक तो होती है सेपेलो कोडल, ये पढ़ी होंगी आपने, और एक होती है प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो ये चीज़ें तो पढ़ी होंगी ना। तो हमें क्या पूछा था, देखिएगा कि विकास एक प्रकार है, यानी विकास इस प्रकार होता है, तो देखिए इस प्रकार तो होता नहीं ना, इस प्रकार तो इस प्रकार होगा, बाकी इस प्रकार भी नहीं होता। तो ये टर्म होती है 2। इसका मतलब होता है सेपेलो कोडल का सिर से पैर की ओर विकास, प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर, या केंद्र से पर्दी की ओर, या अंदर से बाहर की ओर, कुछ भी नाम दीजिएगा, ये 2 ही टर्म होती हैं। तो इसमें से जो टर्म दे रखी थी वो था सेपेलो कोडल। अब देखिएगा इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं, यह दर्शाता है कि विकास, देखिएगा अगर ध्यान से देखें तो ये कह रहा है कि बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल, देखिए इंग्लिश देखिएगा, देखो ये कह रहा है जो आपकी फाइन मोटर होती है ना, ये तो सूक्ष्म होती हैं, और जो आपकी ग्रॉस मोटर स्किल होती हैं वो होती हैं आपकी बड़ी मसल्स, यानी जिसे कह रहा है ये सकल पेशी। तो ये जो विकास होता है वो किसको दर्शा रहा है यहाँ पे, ये बताइएगा। देखिएगा मैं इसे बता देता हूँ, इसे बोलते हैं समीप दूराभिमुख, इसे इंग्लिश में कहेंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल। अभी हमने एक पहला क्वेश्चन किया था इसे, इसका मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर विकास, यानी केंद्र से बाहर या केंद्र से पर्दी या अंदर से बाहर। इसका मतलब होता है कि ये जो विकास होता है वो व्यापक से विशिष्ट होगा। देखिए क्वेश्चन बने मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। और एक और पूछा था सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट, ये दोनों टर्म में यूज की जाएंगी यहाँ पे। कैसे, इसका जो मतलब है ना कि सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित होती है, इसका मतलब है ये प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात कर रहा है। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब ये होता है कि व्यापक से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, व्यापक से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट। इसका मतलब ये है, एक रीट 2018 लेवल 2 में क्वेश्चन आया था, अगर प्रीवियस के क्वेश्चन किए आपने, एक बच्चा पहले पूरे हाथ से काम करता है, ठीक है, फिर वो उंगलियों से उठाने लग जाता है किसी भी चीज़ को, तो इसका मतलब है कि जो हाथ से उठा रहा था वो तो सामान्य क्रिया थी, अगर उसने उंगली से उठाना स्टार्ट कर दिया इसका मतलब वो विशिष्ट हो जाती है। तो ये टर्म इसलिए यूज की गई है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं जिनमें से ये यूज किया गया है एग्जाम्पल
तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये टर्म क्यों यूज की जाती है व्यापक से विशिष्ट। व्यापक का मतलब है कि जो भी सामान्य क्रिया होंगी ना या व्यापक होंगी वो पूरा हाथ ना, और विशिष्ट का मतलब कोई एक विशेष चीज़ हो, जैसे उंगली से उठाना या कोई अन्य कार्य हो, तो वो फिर इन दोनों टर्मों को यूज की जाती है। यानी व्यापक से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट वो एक ही बात है, और अगर प्रोक्सिमो डिस्टल बोलेंगे तो भी एक ही बात है। इन तीनों टर्मों को एक साथ यूज किया जा सकता है। और इस प्रकार का क्वेश्चन 2018 में बना था, तो उसमें देखिएगा प्रोक्सिमो डिस्टल इसे भी आंसर माना, फिर व्यापक से विशिष्ट ये कोई ऑप्शन और दे रखा था इसे भी माना था। जिन्होंने पेपर किए हैं 16 उन्हें मालूम होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अब नेक्स्ट 17वें नंबर का है। ये कह रहा है किशोरों के उच्च संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आप देखिएगा ये हम ऑप्शन दे रखे थे, ये नेगेटिव था दंड देना, कक्षा में कठोर अनुशासन ये भी नेगेटिव था, शिक्षण की परंपरागत विधियों को अपनाना ये भी एक तरह से नेगेटिव था। फिर एक ही बचा ये पाठ्येतर कार्यक्रमों को रोचक रूप में आयोजन करना, तो यही होगा शिक्षक को द्वारा यही करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18वां कि प्याजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था इंगित कीजिएगा। देखो गजब का क्वेश्चन आता है ये, जो स्टेट है ना हरियाणा टेट, वो गजब का पूछता है कि ये बताइएगा नैतिक विकास सर्वप्रथम किसने दिया था। वो जीन प्याजे को ऑप्शन पहला ही डाल देगा और सेकंड पर रखेगा कॉलबर्ग, कन्फ्यूजन करने के लिए। हालांकि ध्यान रखना लॉरेंस कॉलबर्ग है ना, वो इसी जीन प्याजे का शिष्य रहा है, तो इसका मतलब मॉडल डेवलपमेंट है ना नैतिक विकास, वो जीन प्याजे ने दिया था सर्वप्रथम। अब बताइएगा उनमें से यानी इनमें से इनकी कौन सी अवस्था है। तो देखिएगा ये जो अवस्था है ना वो इस प्रकार हम चूज करेंगे कैसे कि एक तो संकरण अवस्था जिसे ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं इसकी बात की है, और एक अहम केंद्रिता अवस्था की इसकी बात की, इन दोनों की बात की है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। गजब का क्वेश्चन था, ये थ्योरी पढ़नी पड़ेगी अच्छी से तब आएगा। हालांकि रटने की चीज़ें तो रट सकते हैं कि इन चीज़ों की बात की है। तो मैं और बता दूँ 2 चीज़ें। अगर आपसे ये कहे कि ये बताइए जीन प्याजे द्वारा जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी गई थी, और तो बताइए बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में किस प्रकार की नैतिकता पाई जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। बाल्यावस्था में पाई जाती है वो हेट्रोनोमी मॉरलिटी पाई जाएगी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं, आप प्रीवियस के देखते होंगे तो। और दूसरी बनती है किशोरावस्था में पाई जाती है ऑटोनॉमी मॉरलिटी। मैं तो इंग्लिश में याद रखी, मुझे हिंदी भी नहीं मालूम इनकी। हालांकि हेट्रो का मतलब विषम होता है, ऑटो का मतलब अपने आप ही होता है, तो हिंदी क्या बनेगी मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसे याद कर रखी है कि बाल्यावस्था में पाई जाती है हेट्रोनॉमी मॉरलिटी, और जो किशोरावस्था में पाई जाती है ऑटोनॉमी मॉरलिटी। ठीक है, तो ये भी इन्हीं के थ्रू दिए गए शब्द थे। तो ऑप्शन नंबर इसका तो हमने बता दिया 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूल सक्रियात्मक सोच को पूर्व सक्रियात्मक सोच से अलग करती है। देखिएगा ये जीन प्याजे की बात कर रहा है, तो इसमें से देखिएगा मूल सक्रियात्मक अवस्था की सोच है वो पूर्व सक्रियात्मक सोच से अलग करती है। कैसे करती है बताइएगा। देखिए ये 3 नंबर की अवस्था है, ये 2 नंबर की है, इसकी उम्र 7 से 11 होती है, इसकी होती है 2 से 7। अब देखिएगा इंद्रियों का समन्वय, देखो इनसे तो संबंधित ही नहीं है दोनों से, क्योंकि ये तो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में पाई जाती है। पहले नंबर की सेंसरी मोटर स्टेज, तो ये तो पहले नंबर की स्टेज होती है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो करेगी नहीं कोई इसमें अंतर। अब देखिएगा विकेंद्रण का मतलब होता है, देखो एक होता है सेंट्रनेशन, यानी जिसे कहते हैं केंद्रण, इसका मतलब होता है कि ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है ना उसकी विशेषता होती है, बच्चा वन साइडेड सोच पाता है। लेकिन विकेंद्रण का मतलब है तो वो बहुपक्ष सोच पाता है, तो इसका मतलब ये विशेषता तो आपकी इसकी हो जाएगी, यानी मूल सक्रियात्मक की। संरक्षण का मतलब है बच्चा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी ओवरऑल कहे तो आयतन के बारे में समझ आता है। यानी किसी भी बर्तन या कोई भी वस्तु ले उसमें मात्रा समान होती है, लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई में अंतर आ जाता है, तो बच्चे को इसमें मात्रा संबंधी जो गुण है वो विकसित हो जाता है। संरक्षण यानी मूल सक्रियात्मक, आपने देखे होंगे जैसे एक गिलास चौड़ा एक लंबा है, लेकिन पानी की मात्रा समान है, तो बच्चे के सामने रखा जाता है तो लंबी गिलास में बताता है कि ज़्यादा पानी है, और चौड़े बर्तन होता है या जो भी वस्तु होती है उसमें बताता है कम पानी है। तब इस प्रकार कह रहा है तो वो पूर्व सक्रियात्मक में। अगर वो ये कह रहा है कि मात्रा दोनों में समान है और पानी बराबर है, यानी कह सकते हैं उसका आयतन बराबर है, तो इसका मतलब होता है उसे संरक्षण की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ओवरऑल कहूँ तो जो संरक्षण है वो आपके मूल सक्रियात्मक से संबंधित हो जाएगा। वस्तु स्थायित्व है ये आपकी सेंसरी मोटर स्टेज से संबंधित हो जाएगा। देखिएगा इसमें 2 आंसर होंगे, 2 और 3। हमें यही पूछा था मूल सक्रियात्मक सोच को पूर्व सक्रियात्मक सोच से अलग करती है, ये दोनों ऑप्शन करेंगे 2 और 3। आप पढ़ के देख लीजिएगा, ये दोनों ही अवस्थाएं आपकी मूल सक्रियात्मक अवस्था से संबंधित होंगी। ठीक है, आप कैसे भी अंदाजा लगा सकते थे इस क्वेश्चन का
देखिए मैं तो आंसर बताने के लिए इतनी सारी बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे कह सकते थे सेंसरी मोटर स्टेज वस्तु स्थिति, ये दोनों तो सेंसरी में चली गई और सेंसरी की इसमें कोई बात ही नहीं हो रही है, तो इन्हें तो काटिएगा। अब बची ये दो, एक तो होता है केंद्रण, ये आपके पूर्व सक्रियात्मक को चला जाता है, जब विकेंद्रण आ जाता है तो ये मूर्त सक्रियात्मक चला जाता है, संरक्षण मूर्त में। तो इस प्रकार इसके दोनों आंसर होंगे। अब फिर से देखिएगा, इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करें? देखिए मैं बोल के बता देता हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है बालक का विकास प्रभावित होता है। तो देखिए एक तो दे रखा है वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा केवल वंशानुक्रम, चौथा दे रखा है वंशानुक्रम वातावरण। तो इन दोनों के ही कह सकते हैं अंतक्रिया का परिणाम होता है विकास। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है, कैसे? तो मैं आंसर ही बता देता हूँ, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा आप इंग्लिश देख सकते हैं, अगर इंग्लिश की नॉलेज है तो इंग्लिश के थ्रू ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अदरवाइज हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है? देखिएगा, साथी समूह का प्रभाव रहता है, बिल्कुल। दोस्त का तो बहुत रोल रहता है किशोरावस्था में। नया सामाजिक समूह बनाना ये भी रहता है, ठीक है। बाकी पहचान की खोज यानी आइडेंटिटी सर्च, ये भी विशेषता होती है। लेकिन अभिभावकों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है, ये तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विद्यालय में। यानी देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन हटा दिया, अगर ध्यान से अगर किसी ने क्वेश्चन किया हो, उसमें दे रखा था कच्चा एवं विद्यालय, जो रीट में आया था क्वेश्चन, यहाँ पर केवल विद्यालय दे रखा है, तो राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन ही होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी यार कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर देखिएगा, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अब कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था के में बच्चे इस तरह की तर्क देते हैं? देखिए इसमें ये कहा गया है कि कोई रस्सी से कूदता है और उसका पैर रस्सी से लग जाता है और या फंस जाता है, उसके कारण वो आउट हो जाती है। तो अब वो कहती है कि उसने रस्सी, यानी जो रस्सी है ना, उसने जानबूझकर उसे आउट किया है। तो कहीं ना कहीं आप अगर इस विशेषता को पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं एनिनिज्म की बात कर रहे हैं। एनिनिज्म मतलब यानी जीववाद, आपने पढ़ा होगा, जीववाद। इसका मतलब होता है कि आप निर्जीव जीवों में सजीव गुण देखते हैं। रस्सी क्या थी? रस्सी तो एक निर्जीव है और निर्जीव है, फिर भी वो कह रही है कि रस्सी नहीं मुझे फंसा के आउट किया है। तो ये किसकी विशेषता है? ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। इसी में एनिनिज्म, ईगोसेंट्रिज्म, ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आगे स्पष्ट देखते चलिएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस कहाँ पर है? ये रहा। तो ये आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है पहले नंबर की, उसी की विशेषता होती है। सेंसरी मोटर स्टेज को 6 उपअवस्था में बांटा है। इसकी ट्रिक है आरपीएससी टीचर। तो यानी जो 5 नंबर की स्टेज होती है वो 6 नंबर की होती है, उसमें ये वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। और अगर इससे पहले 5वीं होती है उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं होता है। जैसे आँखों से उजल हो जाना, यानी उसके सामने से कोई वस्तु उठा दीजिएगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो लास्ट की स्टेज होती है उसमें उनके वस्तु स्थायित्व नहीं, ऑब्जेक्ट परमानेंस बनना स्टार्ट हो जाता है करीबन 2 वर्ष के लगभग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? कहीं ना कहीं संवेगात्मक से ही संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे बनाए आसान, जिससे आसानी से पहचान में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 27 है, विकास के परिस्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? ये श्रीमती आर्लोक से संबंधित है। सही है ना? सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 पूछा है कि शीर्ष पदोन्मुख सिद्धांत कहता है कि शेष अवस्था में यानी सेफेलोकोडल का मतलब क्या होता है? हम तो जानते हैं सिर से पैर विकास होता है, तो सिर से पैर है, यही है, सिर से पैर विकास होता है। 2 नंबर सही हो जाएगा और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर से आगे, अब आगे तो देख लीजिएगा, स्पष्ट तो नहीं दिखाई दे रहे होंगे, मैं बोल के बता देता हूँ कि ये कह रहा है लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि विकास कैसा होता है। देखिएगा इसमें से 4 नंबर हो जाएगा, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
और ध्यान रखिएगा लेब आएगी उसकी, ये कहते हैं क्या कहते हैं कि विकास होता है वो कैसा होता है, सतत होता है, ये विशेष का ध्यान रखना। और यहीं पे जीन पे आ जाए, ये कहते हैं क्या कहते हैं कि विकास है वो डिसकंटिन्यूस होता है यानी असतत होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं तो ध्यान रखना है। हालांकि इसमें क्वेश्चन नंबर जो 29 था उसका ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। ये भी गजब का क्वेश्चन है कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास को अवस्था जो जीन प्याजे की ठोस सक्रियात्मक अवस्था से समानांतर है। यानी देखिए ब्रूनर तो आप जानते होंगे जिन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, ब्रूनर और एक है इधर की तरफ प्याजे, दोनों ने एक ही सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिसे भी संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं और ब्रूनर के भी सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बोलते हैं। तो इनमें बताइए कौन सी ऐसी अवस्था है जो जीन प्याजे की ठोस सक्रियात्मक अवस्था होती है ना 3 नंबर की, उससे संबंधित आपकी ब्रूनर की अवस्था कौन सी होती है। देखो ब्रूनर ने 3 अवस्था बनाई है, वो बताई है, इनएक्टिव और हिंदी में क्या कहेंगे वो बाद में देखेंगे, इनएक्टिव, आइकोनिक और एक होती है सिंबॉलिक। जो सिंबॉलिक होती है ना संकेतात्मक, यही अवस्था होती है वो जीन प्याजे की ठोस सक्रियात्मक अवस्था के समानांतर होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा जिसमें दे रखा था संकेतात्मक अवस्था।